इंडिया कंपनी का नाम तो आप सबने बहुत सुन रखा होगा और ये भी कि इस कंपनी ने बड़े सगीर पर राज भी खूब किया। लेकिन ये कहानी शुरू कैसे हुई, ये आज हम आपको बताएंगे। 16वीं सदी के आखिरी साल है। दुनिया की 1/4 मसनूआत तैयार करते सनती मरकज होने के बावजूद हिंद सोना उगलता है। मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हुक्मरान हैं और दुनिया भर में अमीर तरीन हैं। उधर खाना जंगी से संभलते ज़रई मुल्क बरतानिया में दुनिया की सिर्फ 3% मसनूआत तैयार होती हैं। यहाँ मलका एलिज़ाबेथ अव्वल की हुकूमत है। यूरोप की बड़ी ताकतें पुर्तगाल और स्पेन तिजारत में बरतानिया को पीछे छोड़ चुकी हैं। ताजिरों के रूप में बरतानवी कज़ाक उनके तजारती जहाजों को लूटने पर इक्तफा करते हैं। मुहिम जो बरतानवी ताजिर रैब फिच बहरे हिंद, मेसोपोटामिया, खलीज फारस और जनूब मशरकी एशिया में तिजारती सफर करते हुए हिंद की खुशहाली की खबर दे चुके हैं। उनका यह सफर इतना तवील है कि बरतानिया वापसी से पहले उन्हें मुर्दा तस्वुर करके उनकी वसीयत पर भी अमल किया जा चुका है। मशरक से मसाला जात के हसूल के लिए लेवेंट कंपनी 2 नाकाम कोशिशें कर चुकी है। फिच की मालूमात एक और मुहिम जो सर जेम्स लैंकास्टर समेत 200 से ज्यादा बरतानिया के बासर और ताजिर पेशा अफराद को नया रास्ता समझाती है। वो 31 दिसंबर 1600 को मलका से एक नई कंपनी के तहत मशरकी एशिया में तिजारत पर इजारा हासिल करते हैं। नाम तो इस कंपनी के बहुत हैं, मगर मारूफ ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर होती है। इब्तदाई बरसों में दीगर इलाकों में सफर के बाद अगस्त 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस ने अपने जहाज हेक्टर का लंगर हिंद की बंदरगाह सूरत, जो कि मौजूदा इंडियन गुजरात है, उस पर डालकर यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की आमद का ऐलान किया। बहरे हिंद में बरतानिया के तिजारती हरीफ वलंदेजी और पुर्तगाली पहले ही मौजूद थे। तब किसी को अंदाजा भी नहीं होगा कि इस कंपनी को अपने मुल्क से 20 गुना बड़े दुनिया के अमीर तरीन मुल्क और उसकी तकरीबन 1/4 आबादी पर बराह रास्त राज करना है। तब तक बादशाह अकबर की वफात हो चुकी थी। सरमाए में उस जमाने में सिर्फ चीन का खानदान मिंग ही बादशाह अकबर की हमसरी कर सकता था। अकबर के बेटे सलीम नूरुद्दीन जहांगीर के लक़ब से तख्तनशीन हो चुके थे। हुक्मरानी में इस्लाहात करते हुए कान, नाक और हाथ वगैरह काटने की सजाएं मनसूख, शराब और दीगर नशावर अशिया का इस्तेमाल और खास दिनों में जानवरों का ज़िबा हुक्मन बंद और कई नाजायज महसूलात हटा चुके थे। सड़कें, कुएं और सराय तामीर हो रहे थे। विरासत के कवानीन पर सख्ती से अमल और हर शहर में सरकारी शिफा खाने में मुफ्त इलाज का हुक्म था। फरियादियों की दाद रसी के लिए महल की दीवार से जंजीर अदल लटका रखी थी। आलमी शोहरत याफ्ता मौरख विलियम डेलरैम्पल के मुताबिक जल्द ही हॉकिंस को इदराक हो गया कि मुगलों की 40 लाख फौज होते हुए वैसी जंग व जदल की गुंजाइश नहीं जैसी उस वक्त यूरोप में रवां थी। सो यहाँ जरूरत थी इश्तराक की। मुगल बादशाह की इजाजत की। हॉकिंस अफगान मोअज़्ज़ज़ शख्स के रूप में मुगल दारुल हुकूमत आगरा 1 साल में पहुंचे। तिजारत के लिए जहांगीर की रजा हासिल करने में नीम ख्वानदा हॉकिंस नाकाम रहे। तब रुकने पार्लिमान और सिफारतकार सर थॉमस रू को शाही एलची के तौर पर भेजा गया। रू 1615 में मुगल दारुल हुकूमत आगरा पहुंचे। बादशाह को शिकारी कुत्तों और उनकी पसंदीदा शराब समेत बेशकीमत तोहफे पेश किए। जहांगीर के लिए बरतानिया के साथ ताल्लुकात तरजीह नहीं थे। रू के मुताबिक जब भी बात होती, बादशाह तिजारत की बजाय उसे घोड़ों, फनपारों और शराब की जानिब ले जाते। बमुश्किल 3 साल की तरगीब के बाद ही रो कामयाब ठहरे। जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक तिजारती मुआहदा किया। इस मुआहदे के तहत कंपनी और बरतानिया के तमाम ताजिरों को बरे सगीर की बंदरगाह और खरीद और फरोख्त के लिए हर मुकाम इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई। बदले में यूरोपी मसनूआत हिंद को देने का वादा किया गया, मगर तब वहाँ बनता ही क्या था। तय पाया कि कंपनी के जहाज महल के लिए जो भी नवादरात और तोहफे लाएंगे उन्हें खुशी से कबूल किया जाएगा। कंपनी के ताजिर मुगलों की खुशनुदी से हिंद से सूत, नील, पोटेशियम नाइट्रेट और चाय खरीदते, बैरून ममालिक महंगे दामों फरोख्त करते और खूब मुनाफा कमाते। कंपनी की सरमायादारी की बुनियाद मर्केंटाइल सरमायादारी पर थी। कंपनी जो चीज खरीदती मुआवजा चांदी की सूरत में अदा करती, जो वो 1621 से 1843 तक गुलामों को जजायर, स्पेन और अमेरिका में बेचकर हासिल करती रही। 1670 में बरतानवी बादशाह चार्ल्स दोम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बैरून मुल्क जंग करके 9 आबादियां कायम करने की इजाजत दे दी। बरतानवी असलहा से लैस कंपनी की फौज ने सबसे पहले हिंदुस्तान में पुर्तगाली, वलंदेजी और फ्रांसीसी हरीफों से मुकाबला किया और बेशतर जंगों में फतहयाब रही। रफ्ता रफ्ता उसने बंगाल के साहिली इलाकों पर कदम जमा लिए, मगर 17वीं सदी में सिर्फ एक बार मुगलों से नबरदाजमा हुए। सन 1681 में कंपनी के डायरेक्टर सर चाइल्ड से उनके एहलकारों ने शिकायत की कि बंगाल में मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर के भांजे नवाब शाइस्ता खान के एहलकार टैक्स और दीगर मामलात में उन्हें तंग करते हैं। चाइल्ड ने अपने बादशाह को फौजी मदद के लिए खत लिखा। चुनांचे 1686 में लंदन से एक बड़ा बहरी बेड़ा बंगाल की तरफ रवाना हुआ, जिसमें 19 जंगी जहाज, 200 तोपें और 600 फौजी सवार थे। उधर मुगल बादशाह की फौज भी तैयार थी, लिहाजा जंग में मुगल फाते रहे।
तारीखदान विलियम डेल रैम्पल का कहना है कि बरतानवी फौजियों को मुगल फौज से मक्खियों की तरह मारा और उसके बाद कंपनी की बंगाल में 5 फैक्ट्रियों को तहस नहस करके सब अंग्रेजों को बंगाल से निकाल बाहर किया। सूरत की फैक्ट्री बंद कर दी गई, जबकि बम्बई को ब्लॉक कर दिया गया। कंपनी के मुलाजमीन को जंजीरों से बांधकर शहरों में घुमाया गया और उनको चोरों और कातिलों की तरह शदीद हितक का निशाना बनाया गया। कंपनी के पास माफी मांगने और अपनी फैक्ट्रियों की वापसी के लिए बादशाह के दरबार में भिखारियों की तरह पेश होने के सिवा कोई चारा न रहा। ताजे बरतानिया ने हेनरी एवरी की सरकारी सतह पर मजम्मत की और मुगल बादशाह से माफी मांगी। औरंगजेब आलमगीर ने 1619 में कंपनी को माफ कर दिया। 17वीं सदी के अवाखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी चीन से सिल्क और चीनी के बर्तन खरीदती थी। अशिया की अदायगी चांदी की सूरत में करना पड़ती थी क्योंकि उनके पास कोई मसनूआत ऐसी नहीं थी जिनकी चीन को जरूरत हो। इसका हल ये निकाला गया कि बंगाल में पोस्त की काश्त और सूबे बिहार में फैक्ट्रियां कायम करके अफीम तैयार करना शुरू की और इस अफीम को चीन स्मगल करना शुरू किया। उस वक्त तक चीन में अफीम का बहुत कम इस्तेमाल होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीनी एजेंटों के जरिए लोगों में अफीम का इस्तेमाल बढ़ाया। अफीम की तिजारत से कंपनी ने सिल्क और चीनी के बर्तन भी खरीदे और नफा भी कमाया। जब चीनी हुकूमत ने अफीम की इस तिजारत को रोकने की कोशिश की और जो अफीम चीन में आई थी उसे जाया किया गया, तो चीन और बरतानिया के दरमियान कई जंगें हुई जिनमें चीन को शिकस्त हुई और बरतानिया ने चीन के साथ हकारत आमेज शराइत पर कई मुआहदे किए। इससे जाया होने वाली अफीम का मुआवजा वसूल किया। उसकी बंदरगाहों पर कब्जे किए। हांगकांग पर बरतानिया का कब्जा उसी सिलसिले की एक कड़ी थी। जब चीनी हुकूमत की जानिब से मलका विक्टोरिया को एहतजाजन एक खत लिखा गया कि वो अफीम की तिजारत को रोकने में मदद करें, तो चीनी हुकूमत को इसका कोई जवाब नहीं मिला। सन 1707 में बादशाह औरंगजेब की वफात के बाद मुख्तलिफ इलाकों के लोग एक दूसरे के खिलाफ सफारा हो गए। कंपनी ने फायदा उठाते हुए मकामी अफराद पर मुश्तमिल लाखों की फौज तैयार की, जिसे यूरोप में सनअती इनकलाब की बदौलत जंगी टेक्नोलॉजी में भी बढ़तरी हासिल हो गई। ये छोटी मगर मौसर फौज मुगलों, मरहटों, सिखों और मकामी नवाबों की पुरानी टेक्नोलॉजी से मुसल्लह बड़ी फौजों को एक एक करके शिकस्त देती गई। 1756 में नवाब सराजुद्दौला हिंद की अमीर तरीन नीम खुद मुख्तार रियासत बंगाल के हुक्मरान बन गए। मुगल हुकूमत को 50% आमदन उसी रियासत से होती थी। बंगाल हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में टेक्सटाइल और जहाज साजी का बहुत बड़ा मरकज था। इलाके के लोग रेशम, सूती मलबूसात, स्टील, पोटेशियम नाइट्रेट और ज़रूरी और सनती सामान बरामद करके खूब कमाते थे। कंपनी ने कलकत्ता में अपने किलों की तौसी शुरू कर दी और अपनी सिपाह की तादाद भी बढ़ा दी। नवाब ने कंपनी को पैगाम भेजा कि वो अपने दायरा कार में इजाफा न करें। हुक्म अदूली पर नवाब ने कलकत्ता पर हमला करके अंग्रेजों के किले पर अपने कब्जे जमा लिए। कैदी अंग्रेजों को फोर्ट विलियम के तहखाने में कैद कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब की फौज के एक कमांडर मीर जाफर को, जो हुक्मरान बनने की तमन्ना दिल में छुपाए हुए था, साथ मिला लिया। 23 जून 1757 को पलासी के मकाम पर कंपनी और नवाब की अफवाज के दरमियान मुकाबला हुआ। तोपों की कसरत और मीर जाफर की गद्दारी के बायस अंग्रेज फतेहयाब हुए और मीर जाफर को तख्ते बंगाल पर बिठा दिया गया। अंग्रेज अब मीर जाफर से खराज वसूल करने लगे। यूं हिंद में लूटमार के दौर का आगाज हो गया। जब खजाना खाली हो गया तो मीर जाफर ने कंपनी से पीछा छुड़ाने के लिए वलंदेजी फौज से मदद ली। सन 1759 और फिर 1764 में फतह के बाद कंपनी ने बंगाल का नज्मो नस्क संभाल लिया। नित नए टैक्सों का बोझ लादा। वो बंगाल की अशिया सस्ते दामों खरीद कर बैरून मुल्क महंगे दाम फरोख्त करने लगे। मुर्रख, नकाद और सहाफी बारी अलीग अपनी किताब कंपनी की हुकूमत में लिखते हैं कि दुनिया के हर मुल्क के ताजिर हिंदुस्तान से तिजारत करते थे। मुहज़्ज़ब दुनिया में ढाका और मुर्शिदाबाद की मलमल का इस्तेमाल अजमत और बरतरी का सबूत था। यूरोप के हर मुल्क में इन दो शहरों की मलमल और चिकन बहुत ज्यादा मकबूल थी। हिंदुस्तान की दूसरी सनतों की निस्बत पारचा बाफी की सनत को कमाल हासिल था। हिंदुस्तान से सूती और ऊनी कपड़े, शॉल, दोशाले, मलमले और छेंटे बरामद की जाती थीं। रेशम, कमखाब और जरबफ्त के लिए अहमदाबाद दुनिया भर में मशहूर था। 18वीं सदी में इन कपड़ों की इंग्लिस्तान में इतनी मांग हो गई थी कि इसे बंद करने के लिए हुकूमत को भारी टैक्स लगाने पड़े थे। ईस्ट इंडिया कंपनी एक तिजारती कंपनी थी, मगर 2.5 लाख सिपाहियों की फौज रखती थी। जहां तिजारत से मुनाफा मुमकिन ना होता, वहां फौज उसे मुमकिन बना देती। कंपनी की फौज ने अगले 50 बरस में हिंदुस्तान के बेशतर इलाकों पर कब्जा कर लिया। उन इलाकों में कंपनी के बाजगुजार मकामी हुक्मरान हुकूमत करने लगे। बज़ाहिर इक़्तिदार मकामी हुक्मरानों के हाथ में था, मगर हर रियासत की बेशतर आमदन अंग्रेजों की तिजोरियों में पहुंच जाती। अवाम मजबूर थे। अगस्त 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह शाह आलम को शिकस्त दी। लॉर्ड क्लाइव ने उनसे मशरकी सूबों बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी टैक्स वसूल करने और आवाम को कंट्रोल करने के हुकूक 26 लाख रुपए सालाना के एवज हासिल किए। उसके बाद कंपनी हिंद की मालिक बन बैठी। मौर्रख सैयद हसन रियाज के मुताबिक उस जमाने में यह बात जुबान ज़द-ए-आम थी, खल्क खुदा की, मुल्क बादशाह का और हुक्म कंपनी बहादुर का।
मौरख डॉक्टर मुबारक अली ने अपनी तहरीर आखिरी अहद का मुगलिया हिंदुस्तान में लिखा है कि सन 1848 में रक्स और सुरूर की महफिलों में दाद ऐश देने वाले इस कमाश के नाकारा सलातीन की तादाद 2104 तक जा पहुंची। शाह आलम के बेटे अकबर भी जिनसी जुनून में अपने बाप से कम न थे। 18 साल की उम्र में वो 18 बीवियों के शौहर थे। 18वीं सदी में जनूबी इलाकों में 1769 से 1773 तक कहत से बिहार से लेकर बंगाल तक का इलाका मुतासिर हुआ। एक अंदाजे के मुताबिक इस कहत से 1 करोड़ अफराद जान की बाजी हार गए। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1/3 आबादी भूख की वजह से हलाक हुई। मौसमी हालात तो रहे एक तरफ, कंपनी के भारी टैक्स ही से दही आबादी कंगाल हो गई थी। नोबेल इनाम याफ्ता मईशतदान अमर्त्य सेन के मुताबिक बंगाल में आने वाला कहत कुदरत नहीं इंसान का पैदा करता था। तनाजात में ईस्ट इंडिया कंपनी अपने फौजी मकामी हुक्मरानों को किराए पर फराहम करती थी, लेकिन उन फौजी अखराजात से वो जल्द ही कंगाल हो जाते और अपनी हुक्मरानी खो बैठते थे। यूं कंपनी अपने कब्जे में इजाफा करती जाती। कंपनी ने इंसानी अलमियों से भी फायदा उठाया। बंगाल के कहत में चावल जो 1 रुपए में 120 सेर मिलता था, 1 रुपए में सिर्फ 3 सेर मिलने लगा। एक जूनियर अफसर ने इस तरह 60,000 पाउंड मुनाफा कमाया। ईस्ट इंडिया कंपनी के 120 साला दौर में 34 मरतबा कहत पड़ा। मुगलों के दौरे हुकूमत में कहत के जमाने में लगान यानी टैक्स कम कर दिया जाता था, मगर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहत के जमाने में लगान बढ़ा दिया। लोग रोटी की खातिर अपने बच्चे बेचने लगे। सिर्फ मैसूर के हुक्मरान टीपू सुल्तान ने फ्रांस की तकनीकी मुआवनत से कंपनी को हकीकी बड़ी मज़ाहमत की और कंपनी को 2 जंगों में शिकस्त भी दी, मगर हिंद ही के दीगर हुक्मरानों को साथ मिलाकर टीपू सुल्तान पर भी काबू पा लिया गया। जब 1799 को कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्सले को टीपू की हलाकत की खबर सुनाई गई तो उसने अपना ग्लास हवा में बुलंद करते हुए कहा कि आज मैं हिंद की लाश पर जश्न मना रहा हूँ। लॉर्ड वेल्सले ही के दौर में कंपनी जंगी कामयाबियों के बावजूद माली मसाइल का शिकार होना शुरू हो गई थी। उनका कर्ज 3 करोड़ पाउंड से बढ़ चुका था। कंपनी के डायरेक्टर ने हुकूमत को वेल्सले की फजूल खर्चियों पर खत लिखा और उन्हें बरतानिया वापस बुला लिया गया। सन 1813 में बरतानवी पार्लियामान ने ईस्ट इंडिया कंपनी की हिंद में तिजारत पर इजारादारी खत्म करते हुए दीगर बरतानवी कंपनियों को भी कारोबार करने और दफातर खोलने की इजाजत दे दी। सन 1813 में बरतानवी पार्लियामान ने ईस्ट इंडिया कंपनी की हिंद में तिजारत पर इजारादारी खत्म करते हुए दीगर बरतानवी कंपनियों को भी कारोबार करने और दफातर खोलने की इजाजत दे दी। विलियम डलरिम्पल अपनी किताब द इनाकी द रिलेंटलेस राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी में लिखते हैं कि ये तारीख की एक मुनफरिद मिसाल है जिसमें 18वीं सदी के वस्त में एक निजी कंपनी ने अपनी जमीनी फौज और बहरिया की मदद से 20 करोड़ लोगों पर मुश्तमिल एक पूरी कौम को गुलाम बना दिया था। कंपनी ने सड़कें बनाई, पुल बनाए, सराय कायम किए, रेल चलाई, मगर नाक़दीन का कहना है कि इन मंसूबों से अवाम को तो सफरी ज़राए मयसर आए, लेकिन असल मकसद कॉटन, सिल्क, अफ्यून, शक्कर और मसालों की तिजारत को फरोग देना था। 1835 के एक एक्ट के तहत अंग्रेजी जुबान और अदब के फरोग के लिए रकूम मुख्तस की गई। 1857 की जंग आज़ादी, जिसे कंपनी के मुताबिक बगावत तस्वर किया जाता है, इसे कंपनी ने हजारों अफराद को बाजारों और सड़कों पर लटकाकर और कत्ल करके कुचल दिया। ये बरतानवी नौ आबादी तारीख का सबसे बड़ा कत्लेआम था। जंग आज़ादी के बाद अगले बरस 1 नवंबर को बरतानवी मलका विक्टोरिया ने कंपनी के इख्तियारात खत्म करके इंतजाम बराह रास्त संभाल लिया और कंपनी की फौज को बरतानवी फौज में जम करके उसकी बहरिया खत्म कर दी। लॉर्ड मैकाले के मुताबिक कंपनी शुरू दिन से तिजारत के साथ सियासत में भी मुलव्विस रही। ताहम कंपनी की आखिरी सांसें 1874 तक चलती रही। इसी साल बरतानवी अखबार द टाइम्स की 2 जनवरी की अशात में लिखा, इसने बनी नौ इंसान की तारीख में ऐसा काम सर अंजाम दिया जिसकी किसी और कंपनी ने ना तो कोशिश की है और ना ही मुमकिन है आने वाले बरसों में कर सके। अब हिंद बराह रास्त ताज बरतानिया के जेर नगीं था।